हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। आई होप सबकी होली बहुत अच्छी गई होगी। और मैंने जैसे कल प्रॉमिस किया था कि मैं आज 6 बजे के आसपास शाम को एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं बात करूँगा कुछ स्टॉक्स के बारे में, निफ्टी मेटल के बारे में। ये वो स्टॉक्स है टाटा स्टील, हिंडाल्को, कमिंस इंडिया, मारुति और भी 4-5 स्टॉक्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। और मैं डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। गोल्ड में भी अगर कुछ अच्छा ट्रेड मिलता है या कुछ अच्छा लेवल्स दिखते हैं उसके अंदर, तो मैं वो भी वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अभी बात करते हैं हम निफ्टी मेटल की। अब देखिए निफ्टी मेटल में क्या है, आप ये अगर इसका डेली चार्ट देखो, आपको यहाँ दिख रहा है कि ये पहले डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन में चल रहा था, करेक्ट। और क्या हुआ, ट्रेंड लाइन के नीचे इसने डेली चार्ट पे एक अच्छा सा बेस बनाया निफ्टी मेटल ने। और उसके बाद इस वीक इसका ब्रेकआउट भी दे दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर एक कंसोलिडेट कर रहा है। अब मुझे ये चार्ट देख के क्या लगता है निफ्टी मेटल के अंदर, कि हमको निफ्टी मेटल में अगर निफ्टी के अंदर पुल बैक आता है तो हमको मेटल्स मेटल सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा पुल बैक दिख सकता है। आई थिंक स्टार्ट अगर कहीं से होगा तो वो आपको निफ्टी मेटल से आपको ये स्टार्ट मिल सकता है, राइट, ये पुल बैक का। तो हमको अब किस तरीके से निफ्टी मेटल को अप्रोच करना चाहिए, उसके स्टॉक्स को अप्रोच करना चाहिए। तो पहला स्टॉक मेरे पास जो आज मैंने निकाला है वो है टाटा स्टील का। अब टाटा स्टील में अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील के अंदर भी आप ये देखो, जैसे निफ्टी मेटल का चार्ट था उसी तरीके से टाटा स्टील का भी है। डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चल रही है। ट्रेंड लाइन के नीचे एक ठीक ठाक कंसोल एक अपर रेंज में कंसोलिडेट करता गया। रेंज का इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और अब ट्रेंड लाइन के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक अच्छा लेवल है, राइट। अगर कोई ट्रेंड जैसे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट के बाद कोई स्टॉक या कुछ भी चार्ट अगर वहां पे कंसोलिडेट करता है, तो उसके बाद चांसेस उसके ये होते हैं कि अगर ये जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा, तब आपको इस ब्रेकआउट पे एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ, जो इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक आपको दिख सकते हैं। तो अब इसके अंदर आपको ट्रेड प्लान किस तरीके से करना है टाटा स्टील के अंदर, अगर मैं इसका आपको आर्ली चार्ट दिखाता हूँ, राइट। आर्ली चार्ट पे आप देखोगे आपको यहाँ पे ये कंसोलिडेशन बनता हुआ दिख रहा है, राइट। आर्ली चार्ट पे मेरे को ये कंसोलिडेशन दिख रहा है। अब मैं वेट करूंगा इस कंसोलिडेशन के ब्रेक होने का, करेक्ट। जब भी मुझे टाटा स्टील के अंदर ये वाला लेवल जो कि आपका आता है 154.32 का, आप इसको 155 लेके चलो। अगर टाटा स्टील आपको 155 के लेवल पे मिलता है, तब आप यहाँ पे एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो टाटा स्टील से। कौन से लेवल्स तक के लिए, देखिए ये सब जो डिपेंड कर रहा है ना, ये एक्चुअली अभी डिपेंड करेगा निफ्टी के मूव पे भी, करेक्ट, कि निफ्टी में किस तरीके का मूव आता है। अगर आपको निफ्टी में एक अच्छा पुल बैक दिखता है आने वाले समय में, तो आपको निफ्टी मेटल्स में भी सबसे पहले वो मूव देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी सपोज आपको 23,000 तक के लेवल्स की तरफ अगर जाता हुआ दिखता है, सपोज 22,700 के ऊपर बंद हो गया, फिर ये 23,000 की लेवल्स पे जा रहा होता है, तब आपको निफ्टी मेटल्स में भी अच्छा मूव मिलेगा, राइट। तो उस सिनेरियो को भी ध्यान में रखना कि निफ्टी के अंदर किस तरीके का मूव होता है। तो टाटा स्टील के अंदर भी यही है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो आपका देखिए एक सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है वो तो यहाँ पे है 157 पे है। पर आई थिंक ये इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा नहीं 157। तो ये आसानी से ये लेवल तोड़ के आपके कहाँ जा सकता है, 163 तक या 164 तक। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है 170 का। तो अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट होता है 155 पे, अगर आपको टाटा स्टील मिलता है, तो आपको यहाँ से एक अच्छा, आपको 10-15 पॉइंट का एक अच्छा मूव यहाँ पे टाटा स्टील में मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा हमारे पास है, हिंडाल्को, नेक्स्ट जो मेटल स्टॉक है। अब इसमें आप देखिए, अगर इसका मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ, वीकली चार्ट पे देखोगे आप, ये एक अपवर्ड्स ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे वीकली चार्ट पे। ये आपके कब बनी हुई है, ये जो कोविड लो थे उस समय बनी हुई थी, उससे लेके अभी तक। तो अभी ये जो ये नीचे मूव आया था टाटा ये हिंडाल्को के अंदर, एक करेक्शन आया था, तो उसने इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, एक कंसोलिडेशन फॉर्म किया था यहाँ पे, उसका ब्रेकआउट दिया, उसको रीटेस्ट किया, फिर उसका ब्रेकआउट दिया, एंड अब उसको ये वापस रीटेस्ट कर रहा है, करेक्ट। अब हमारा इसमें प्लान क्या होना चाहिए, टाटा स्टील में भी मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर निफ्टी में पुल बैक आता है
तो आपको हिंडाल्को या मेटल स्टॉक्स में भी आता हुआ दिखेगा। तो हिंडाल्को में किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, आप इसका 1 आवर का चार्ट खोलिए, आपको टाटा स्टील और हिंडाल्को में लगभग सेम चार्ट दिख रहा होगा, करेक्ट। इसने भी क्या किया हुआ ना कि इसने भी एक रेंज फॉर्म की हुई है, ये वाली हिंडाल्को में। अब पर जो हमारा ट्रेड एंट्री होगी ना, वो दोनों हिंडाल्को और टाटा स्टील में अलग अलग है। अब मैं आपको बताता हूँ अलग अलग क्यों है। रेंज दोनों ने फॉर्म की हुई है। अब आप हिंडाल्को का प्राइस देखो, वो रेंज के बॉटम पे, करेक्ट। और अगर आप टाटा स्टील का प्राइस देखते हो तो वो रेंज के बीच में है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दे देता, ये ब्रेकआउट अगर देता है उसके बाद इसमें एंट्री लो, नहीं तो आपकी एक सेकंड एंट्री टाटा स्टील में इन लेवल्स पे भी हो सकती है, 148 149 के लेवल्स पे भी। अगर आपको इस रेंज के जो 1 घंटे की आपको रेंज मिली है, इस रेंज के बॉटम पे अगर आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखता है, तो आप इसमें एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग भी कर सकते हो, करेक्ट। इंट्राडे बेसिस पे रेंज बाउंड ट्रेडिंग भी इसके अंदर पॉसिबल है। तो सेम केस हिंडाल्को का है, पर हिंडाल्को का प्राइस अभी जो चल रहा है वो रेंज के बॉटम पे चल रहा है। तो अगर मेरे को ये वाले लेवल्स निकलते हुए दिखते हैं हिंडाल्को के अंदर 689 के, तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ऊपर लेवल्स तक 708 तक बन सकता है, और उसके बाद अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है 708 का भी हिंडाल्को के अंदर, तब आपके पास कहाँ आता है नेक्स्ट लेवल, एक छोटी सी आपको रेजिस्टेंस मिलती है 714 पे। और अगर ये भी क्रॉस हो जाती है, तब आपके पास रेजिस्टेंस आता है 765 का। तो फॉर अ सेफर साइड आप 765 नहीं 750 का टारगेट लेके चलो इसके अंदर, हिंडाल्को के अंदर। क्योंकि अगर सपोज निफ्टी के अंदर पुल बैक आया और वहां से रिजेक्शन मिल गया, तो जरूरी नहीं है कि ये लेवल्स आएंगे ही आएंगे, करेक्ट। तो अगर आपको यहाँ पे हिंडाल्को में 688 689 के ऊपर हिंडाल्को दिखता है, तो एक ट्रेड बन सकता है इसके अंदर, जो कि मैंने जो कि मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ। तो आपको पहला लेवल उसके अंदर 714 का मिल सकता है, उसके बाद आप 750 तक का मूव देख सकते हो। बस फिर क्या करो ना आप, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपका जो हायर हाई हायर लोज होते हैं, उसमें आप आपका स्टॉप लॉस एडजस्ट करते रहो। अगर आप मूविंग एवरेजेस के थ्रू ट्रेड करते हो तो मूविंग एवरेजेस के थ्रू करते रहो, वीवैप के थ्रू करते हो तो वीवैप के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर चेंज करते रहिए। हिंडाल्को के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो आपका कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया का अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ, कमिंस इंडिया के वीकली चार्ट में आप क्या देखोगे कि अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे आ चुका है, अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 37% नीचे आ गया था कमिंस इंडिया, करेक्ट। और अभी काफी सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि 40 40 50 50% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आए हुए हैं। पर कमिंस इंडिया इंटरेस्टिंग क्यों लगता है, क्योंकि आप ये देखो यहाँ पे एक इसका सपोर्ट है, राइट। और ये अपने सपोर्ट के ऊपर ही आके कंसोलिडेट कर रहा है। अब हमेशा क्या होता है कि जब भी यह सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कोई स्टॉक आता है, तो या तो वो वहां से सपोर्ट लेके चला जाता है या वहां पे उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, राइट। तो यहाँ पे कमिंस इंडिया अपने सपोर्ट के ऊपर एक रेंज बना चुका है। अगेन देखिए, ट्रेडिंग जो होती है ना वो मोस्टली रेंज रेंज जो होती है आपको उसी के हिसाब से होती है, ठीक है। अगर आपको कोई बड़ा मूव देखना है या बड़ा मूव कैप्चर करना है, तो हमेशा आप वो जगह ढूंढो जहां रेंज बन रही है। क्योंकि आप कहीं भी घर भी बनाते हो तो उसके अंदर आप जो आपका फाउंडेशन बनाते हो आप वो स्ट्रांग रखते हो, राइट। तो अगर आपको अप मूव देना है यहाँ से किसी स्टॉक को, या किसी स्टॉक को डाउन मूव ब्रेक डाउन देना होता है, उससे पहले वो रेंज बनाता है ना, उस मूव को वो और स्ट्रांग करता है। तब अच्छे कंसोलिडेशन के बाद कोई मूव आता है, चाहे वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हो, तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा देके जाता है, करेक्ट। तो अब इसमें ध्यान क्या रखना है, रेंज बाउंड हो चुका है। इन लेवल्स पे अगर ये आता है, इस रेंज के बॉटम पे आता है, तो यहाँ पे क्या करना है, खरीदना है। अगर सिग्नल बनता है आपको यहाँ से बाय होता हुआ दिखता है तो, और अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन दिखता है तो यहाँ से आपको बेच के चलना है। और अगर इन लेवल्स का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाता है कमिंस इंडिया के अंदर, अगर आपको कमिंस इंडिया में ये वाला लेवल 2650 ये ब्रेक होता हुआ दिखता है, तो आपको इसमें एक फर्दर डाउन साइड दिख सकती है कमिंस इंडिया के अंदर, जो कि आपको आने वाले टाइम में 2100 तक दिख सकती है। यहाँ से 500 600 पॉइंट की आपको कमिंस इंडिया के अंदर और डाउन साइड दिख सकती है, अगर ये वाला लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो 2650 का लेवल ब्रेकआउट अगर होता है इन लेवल्स का, क्या लेवल्स आते हैं वो 3091, आप इसको 3100 करके चलो। अगर ये लेवल्स का ब्रेकआउट होता है, तो आपको इसके अंदर भी 200 300 पॉइंट का अच्छा मूव यहाँ पे 3400 या 3500 तक दिख सकता है कमिंस इंडिया के अंदर। मारुति की बात करते हैं, तो मारुति में देखो क्या हुआ, मारुति का जो ऑल टाइम हाई था, मैं इसका वीकली चार्ट लगाता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे, ये एक इसकी रेंज थी, करेक्ट।
ऑल टाइम हाई की। अब हो क्या रहा है, एक बार, दो बार, तीसरी बार, तीसरी बार में भी देखो, जब दूसरी बार इसने अपने ऑल टाइम हाई के उन लेवल्स के आसपास गया तो इतना नीचे डाउन मूव दिया, तीसरी बार भी ये इस ऑल टाइम हाई के पास में गया, और आप ये देख सकते हो लगातार 5 हफ्ते से ये, लगातार 5 हफ्ते हफ्ते से ये लोअर क्लोजिंग देता जा रहा है। ठीक है, अपनी प्रीवियस वीक का जो भी क्लोज है उसके नीचे क्लोज देता जा रहा है। तो अभी मारुति का स्टॉक भी आपको वीकनेस की साइड ज्यादा दिखेगा। अगेन मारुति में भी सेम है, सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन हो रहा है। मारुति में अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन होता है, मैं ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रेक डाउन की बात कर रहा हूं। अगर ब्रेक डाउन होता है, ये वाला लेवल अगर मारुति क्रॉस करता है 11478 का, आप इसको 11450 मान के चलो, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो आपको मारुति के अंदर 10,900 तक का एक मूवमेंट दिख सकता है। अब मैं मारुति में ब्रेकआउट की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, उसका रीजन क्या है, जैसे मैंने पहले भी आपको वीकली चार्ट में दिखाया, वीकली चार्ट में क्या है, लगातार आपको 5 कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल से नीचे क्लोज देती हुई आई है। करेक्ट। तो ये आपको अभी कहीं से कोई साइन नहीं दे रहा है कि स्टॉक के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग बाइंग होने के चांसेस है, ऐसा भी लग नहीं रहा है। करेक्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मारुति में ब्रेक डाउन होता है तो आपको जिसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है 10,900 का, वहां तक एक मारुति में नीचे की तरफ मूव दिख सकता है। अब बात करते हैं हम लोग जाइडस लाइफ की, लाइफ साइंसेज की। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसका मंथली चार्ट देखो आप। मंथली चार्ट में एक्चुअली इसमें ज़्यादा समझ में आएगा ढंग से, है ना। अब ये देखो कि प्रीवियस मंथ इसकी क्लोजिंग, ये जो इसका सपोर्ट था उसके नीचे हुई है। करेक्ट। इस मंथ भी जो उसका लो था ना, वो लो टूटा है। अगर इसका वीकली चार्ट में दिखाऊं आपको, कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है आपको वीकली चार्ट पे, पिछले 4 वीक से एक ही रेंज के अंदर, जो इसकी ये देखिए, जो इसकी ये 4 वीक पहले जो इसकी रेंज थी, जो कैंडल थी, उसी की रेंज में आपका प्राइस मूवमेंट हो रहा है। इसी कैंडल की रेंज में प्राइस 3 हफ्ते से मूव कर रहा है। राइट। तो ये आपकी है ना एक अच्छी रेंज रेंज बना रही है ये वाली कैंडल। तो जाइडस के अंदर भी यही है, क्योंकि हमें अब यहाँ से देखो आप कितनी स्ट्रांग नीचे डाउनवर्ड्स मूवमेंट आया, यहाँ पे ये कंसोलिडेट भी किया। देखिए इसमें आपका ना एक और चीज नोट करना है जाइडस के अंदर, यहाँ देखो एक रेंज फॉर्म की, उसका ब्रेकडाउन दिया। ये सेम पैटर्न आपको है ना बैंक निफ्टी में, मैंने आपको 4-5 वीडियो, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक वाले में मैंने बताया था कि कैसे है ना इस तरीके से रेंज बनते हुए प्राइस नीचे आ रहा था। तो आपको जाइडस के अंदर भी ये दिख रहा है, रेंज बनती है, प्राइस ब्रेकडाउन होता है, रेंज बनती है, ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे रेंज बन गई है पूरी। सॉरी, मैं इसको ढंग से एक बार कर देता हूँ। यहाँ देखो ब्रेकडाउन होने के बाद ये इतनी बड़ी यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर रेंज बनी, उसका भी ब्रेक डाउन हो गया। राइट। अब वहां पे नीचे आपको एक और रेंज बन रही है ये वाली। अगर इस रेंज का भी ब्रेक डाउन होता है तो आपको जाइडस के अंदर भी एक फर्दर डाउन साइड दिख सकता है। कहां तक, इसका वीकली चार्ट अगर खोले तो वीकली चार्ट पे अगर मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट लूंगे, भी मूविंग एवरेजेस कहाँ दिखा रही है, देखिए इसका ब्रेकडाउन है ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों इन लेवल्स का, क्योंकि यहाँ पे आपकी वीकली चार्ट पे 100 डेज मूविंग एवरेज भी है। करेक्ट। तो आने वाले वीक में ये वाली कैंडल जो आपकी एवरेज है 100 डेज मूविंग एवरेज, ये इस लेवल तक आ जाएगी, 850 860 तक आ जाएगी। तो अगर 860 का ब्रेकडाउन होता है इसके अंदर, 60 या 858 का ब्रेकडाउन होता है जाइडस लाइफ साइंस के अंदर, तो आपको नीचे की तरफ एक अच्छा मूवमेंट इसमें दिख सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अगर अब हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास एल एन टी लार्सन एंड टर्बो। राइट। इसमें क्या दिख रहा है आपको, टेक्निकली तो ये चार्ट है ना, आपको लार्सन टर्बो को स्टॉक ऐसा है कि जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत ही शानदार, आप इसमें देखिए मतलब किस तरीके से इसके अंदर मूव आया, आने वाले मतलब पिछले टाइम से क्या शानदार मूव आया। राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने अपने ऑल टाइम हाई के पास में एक रेंज फॉर्म कर ली है। अगेन मैं हमेशा रेंज से रेंज क्यों बोलता हूँ, कंसोलिडेशन की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर कोई नेक्स्ट मूव आना होता है, सपोज कोई आपको अप ट्रेंड दिख रहा था, राइट, अप ट्रेंड दिख रहा था, तो वो मूव अगर आपको डाउन ट्रेंड दिखना है तो वो एकदम इस तरीके से नहीं आता है ना। प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है, वो यहाँ पे थोड़ा ऐसे वेट करता है और उसके बाद वो नीचे आता है, और फिर इस तरीके से वो नेक्स्ट मूव आपका कंटिन्यू रहता है।
तो ये जो कंसोलिडेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये कंसोलिडेशन नहीं आ रहा है तो आप कंसोलिडेशन का वेट करो, चाहे आपको वो यहाँ पे मिले या यहाँ मिले, कहीं पे भी मिले, कंसोलिडेशन का वेट करो और उसी के बाद आप किसी ट्रेड में एंट्री लो। उससे क्या होता है ना कि जो कंसोलिडेशन का कन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वहां पे कंसोलिडेशन का मतलब होता है क्या, कंसोलिडेशन का मतलब है कि वहां पे पोजीशन फॉर्म हो रही होती है, राइट। यहाँ पे अगर इसको ये एल एन टी को नीचे आना है, इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है, अगर डाउन ट्रेंड में आना है इसको, तो यहाँ पे पहले पोजीशंस तो बनेगी ना। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये पोजीशन का हो रहा है। अब हमको पता कैसे पड़ेगा कि ये पोजीशन लॉन्ग की बन रही है, शॉर्ट की बन रही है, वो आपको पता पड़ता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, करेक्ट। अगर मेरे को इस लेवल पे यहाँ पे एल एन टी, क्योंकि अभी देखो इसकी वीकली क्लोजिंग भी सब, अभी तक एक भी वीक के अंदर एल एन टी ने इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी, करेक्ट। इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं आई थी एल एन टी के अंदर। अब क्या हो रहा है, ये जो लेवल है इसका, इसके नीचे इसने क्लोजिंग भी दी है और एक स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रही है इसके अंदर, करेक्ट। और अभी जो आज जो वीक खत्म हुआ है उस वीक में भी इसकी कोई वाली कैंडल खासी अच्छी कैंडल बनी नहीं है, ठीक है। तो अब एल में आपको क्या है, जैसे मैं वीक वाली ये कैंडल दिखाऊं आपको, तो ये आप ये कैंडल देखो, ये कैंडल को ज्यादा मूवमेंट वाली बनी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इसका प्राइस कंसोलिडेट, देखो वीकली चार्ट पे कितना अच्छे से दिख रहा है प्राइस प्राइस कंसोलिडेट होता हुआ, करेक्ट। तो अगर ये वाला लेवल एल के अंदर क्रॉस होता है 3140 का, तो नेक्स्ट मूव आपको एल में एक बार के लिए दिख सकता है 2860 तक। और उसके बाद अगर कोई मूव आता है नीचे फर्दर डाउन साइड तो हम उसकी बात कर सकते हैं, पर अगर कोई लेवल देखना हो तो उसमें आपको इसके बाद एक लेवल दिख सकता है 2400 का एल के अंदर। तो अगर एल के अंदर 3140 ब्रेक होता है तो एल में आपको एक नीचे डाउनवर्ड्स मूव दिख सकता है 2860 का। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है आपका जेके सीमेंट का। जेके सीमेंट में भी देखिए डेली चार्ट अगर इसका ओपन करता हूं मैं, अब डेली चार्ट में आपको साफ दिख रहा है कि इसमें क्या ट्रेड लेना चाहिए। मतलब ये तो बताने का, कोई चार्ट देखता भी है तो उसको ये अभी तो बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि यहाँ पे आपको एक किस ट्रेड में होना चाहिए आज की कैंडल के क्लोज के बाद। सपोर्ट था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, उसी के नीचे आज प्राइस पूरे दिन ट्रेड किया और उसी के नीचे उसने क्लोजिंग भी दी है और अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है। तो जेके सीमेंट के अंदर इन लेवल से नीचे फर्दर डाउन साइड और दिखती है कहां तक, 4105 तक या 4100, आप 4100 का लेवल देख लो। और अगर ये भी आपका ब्रेक होता है तो आपको और दिख सकता है कौन सा लेवल, 3900 का जेके सीमेंट के अंदर। तो जेके सीमेंट फिलहाल के लिए कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में लग नहीं रहा है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी है, राइट। उसको भी, जो ये जो सपोर्ट था ना, ये आपका 200 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था। तो आज दोनों ब्रेक हुए हैं और उनके नीचे क्लोजिंग हुई है आपकी। तो जेके सीमेंट में ध्यान रखना, आने वाले टाइम में एक नीचे की तरफ मूव दिख सकता है, कहां तक, 4100 तक और 3900 तक। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की। ये स्टॉक में लगभग पिछले 6-7 दिनों से हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, आई थिंक लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसके लास्ट वीडियो में भी बताया था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है, ये जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये अगर टूटता है तो आपको एक मूव दिख सकता है कहां तक, 564 तक, 65 तक, ठीक है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में अब क्या करना है, मैंने पहले भी बताया, आर्ली चार्ट है। अगर कोई पोजीशन इसमें ले चुका है, राइट, तो उसको कब निकलना चाहिए या किस तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए उसकी बात करते हैं। अब आप यहां देखोगे अगर, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर आपको ये ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, करेक्ट। अब ये ट्रेंड लाइन बन गई है। अब इसमें आपको किस तरीके से ट्रेड करना है कि इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक होता है, अगर कोई ऑलरेडी पोजीशन में है, तो अब पोजीशन में होने के बाद आपका सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, मैनेज करना उस पोजीशन को, राइट। तो अगर कोई इस पोजीशन में है और ये वाला लेवल अगर टूटता है 506 का, तो आई थिंक उसको पोजीशन एक बार के लिए तो खाली कर देनी चाहिए, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 506 आएगा, पर अगर सपोज 506 के नीचे ही आपको 15 मिनट या आरएलई चार्ट में क्लोजिंग दे देता है तो प्रोबेबली इसमें से निकल जाना चाहिए। बाकी अगर जेएसडब्ल्यू अपनी मूवमेंट कंटिन्यू रखता है, मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन अगर ये 525 का लेवल क्रॉस करता है तो इसमें फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो आप। और फिर उसका टारगेट अगेन वही हमारा जो पहले भी था 564 का हो सकता है, करेक्ट। मैंने पहले भी कहा था कि अगर 517 का जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर लेवल टूटता है, 15 मिनट या 1 घंटे की कैंडल क्लोज करती है आपको,
तो इसमें एक बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस मेरा अभी भी वही है सेम, 506 के नीचे है। एक न्यू फ्रेश पोजीशन फिर से बनाई अगर किसी ने नहीं बनाई है, और तो ये मतलब रिकमेंडेशन नहीं है ये, पर मैं आपको एक एनालिस्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से अप्रोच करना है इसको। तो अगर किसी ने नहीं बनाई है तो वो यहाँ बना सकता है 525 के ऊपर, करेक्ट। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट वो क्या हो सकता है, 564 565 का। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि इंटरेस्टिंग लेवल्स पे लग रहे थे, और आने वाले टाइम में इन स्टॉक्स में मूव आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस दे रहा हूँ, गोल्ड के एनालिसिस दे रहा हूँ, अगर कुछ अच्छा स्टॉक दिखता है तो उसके एनालिसिस भी दे रहा हूँ। तो अगर चैनल अच्छा लगता हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।